नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे, वो मंच जो आपके सुलगते सवालों को जगह देता है, आवाज देता है। आप अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए और इस मंच के जरिए हम पूछेंगे आपके सवाल सीधे हुक्मरानों से। आज दो खास मुद्दे। क्या अब वक्त आ गया है कि आरक्षण की नीति पर फिर से विचार हो? आज सुबह आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से यह बहस देश में फिर शुरू हो गई। हालांकि देर शाम को भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी सरकार इन दिनों दिल्ली में है, उनके इस बयान से कुछ हद तक किनारा करने की कोशिश की और अपना पक्ष और मजबूती के साथ इस मामले पर रखने की कोशिश की। बीजेपी ने कहा कि उन्होंने मौजूदा आरक्षण नीति पर कुछ भी नहीं कहा है मोहन भागवत ने, लेकिन बहस शुरू हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार के इस चुनावी मौसम में तीखे रुख अपना लिए हैं। साफ हो जाता है कि ये चर्चा इस चुनावी मौसम में काफी तीखी और होने वाली है। इसके साथ ही 8:30 बजे में आज हम बात करेंगे अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। ओवैसी ने इस बार केंद्रीय मंत्री, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा पर निशाना साधा है। अगले आधे घंटे तक सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे की। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आरक्षण के मुद्दे से जुड़ी ये आज की खास रिपोर्ट। मोहन भागवत जी, जानकारी रखिए, अभी जो जातीय जनगणना हुआ है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 3 गुना 4 गुना बढ़ा है और उसकी संख्या, तो आबादी के हिसाब से उतना आपको देना पड़ेगा, झक मार के देना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, हम लेंगे। हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1, आरक्षण पर रण। लालू यादव संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। बिहार चुनाव में उनके हाथ बड़ा मुद्दा लगा है। आरएसएस प्रमुख ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में इंटरव्यू देकर कहा था कि आरक्षण की पॉलिसी की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन उनका यह बयान सामने आते ही सियासी बवाल खड़ा हो गया। लालू ताल ठोकते दिखे तो जेडीयू इसे चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में जोर शोर से जुट गई। आखिरकार सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को सफाई देने के लिए आना पड़ा। कहना पड़ा कि सरकार संघ प्रमुख के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के संबंध में किसी पुनर्विचार की पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि आरक्षण के बाद जो गरीब या पिछड़े इस लाभ से वंचित हैं, उनको लाभ कैसा मिले, इसके बारे में चर्चा हो सकती है और होनी चाहिए। यही नहीं, संघ से बीजेपी में आए राम माधव ने रविशंकर के बयान के दौरान ही ट्वीट किया और कहा, आरएसएस ने ये साफ किया है कि भागवत जी ने मौजूदा आरक्षण नीति पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। इसे बिहार चुनाव की मजबूरी कहें कि कोई भी दल आरक्षण के विरोध की आवाज के साथ खड़ा दिखाई नहीं देना चाहता। जाहिर है, ऐसे में बीजेपी संघ प्रमुख के बयान पर बैकफुट पर नजर आई। हम तो पूछेंगे, क्या देश में आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए? तो एक बार फिर हमारे सवाल को ध्यान से सुनिए ताकि आप हमारे एसएमएस पोल में हिस्सा ले सकें कि क्या देश में आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। यह है हमारा आज का सवाल। अगर आपको लगता है हाँ तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमारे नंबर 51818 पर एसएमएस करें। इसके साथ ही आप हमारे आज के हैशटैग रिजर्वेशन रो पर जाकर भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। ट्वीट के जरिए फेसबुक पर भी अपनी राय हम तक पहुंचाएं। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय हम जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और अब परिचय आज के पैनल का। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता शक्ति सिंह गोहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मनोज झा हमारे साथ हैं। आरएसएस के विचारक, संघ के विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं और पाटीदार आरक्षण समिति के प्रवक्ता हार्दिक पटेल के साथी केतन पटेल
हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। एक छोटा सा बदलाव किया है, जो लोग पहले से आते रहे हैं और जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए आज हम 60 सेकंड के बजाय 30 सेकंड का बजर ले रहे हैं आपके ओपनिंग रिमार्क के लिए। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि पैनल पर 6 लोग हैं, ताकि हम डिबेट भी कर सकें आपकी बात सुनने के अलावा। तो ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड का अनइंटरप्टेड, और उसके बाद डिबेट को शुरू करेंगे। पहला सवाल सीधे तौर पर मेरा प्रोफेसर राकेश सिन्हा से है। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण जारी रहेगा, हम उसके हक में हैं। संघ प्रमुख चाहते हैं इस पर पुनर्विचार हो, समिति बने और एक बार फिर से विचार किया जाए इस पूरे आरक्षण के फॉर्मूले पर। क्या ये दो राय अलग अलग हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से, आरंभ से कह रहा है कि दलितों को, पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है वो आरक्षण इंटैक्ट रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन पर संघ कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आरक्षण सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक आवश्यकता है। दूसरी बात, एक परिपक्व राष्ट्र और परिपक्व समाज किसी भी मुद्दे पर स्थिर नहीं रहता, उस पर विमर्श करता है, और विमर्श किसी अच्छे रचनात्मक निष्कर्ष पर। ठीक है सिन्हा साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। संबित पात्रा, मैं चाहूंगा आप भी साफ करें इस बात को। राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, 30 सेकंड पूरे हुए। संबित पात्रा, आप भी साफ करें इस बात को। क्या सरसंघ चालक और भारतीय जनता पार्टी की राय अलग अलग हैं, जुदा हैं? ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? संबित पात्रा। देखिए, माननीय सरसंघ चालक जी ने अपने वक्तव्य में कहीं भी प्रेजेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में बात की है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को कैसे अच्छे तरीके से ऊपर लाया जाए उसके भी बारे में बात की है। भारतीय जनता पार्टी का भी स्पष्ट मत है कि रिजर्वेशन जैसे है वैसे ही रहेगा, बल्कि और भी जो पिछड़े हैं, जो दलित है, महादलित है, कैसे उनका और भला हो सके उसके और हम अग्रसर होकर काम करेंगे। हम लालू प्रसाद यादव जी, मैं आऊंगा आपके पास, 30 सेकंड पूरे हुए। मनोज झा, आपने दोनों पक्ष की बात सुनी। मेरा सवाल अब आपसे है, अगले 30 सेकंड आपके, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। गैर बराबरी के व्याकरण की जो खत्म करने की कवायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू की, उसमें कुछ मंजिल हमने हासिल की, अंतिम मुकाम हासिल नहीं हुआ। अब नवउदारवादी दौर में है, राज्य सिकुड़ता जा रहा है, बाजार बढ़ता जा रहा है। हम चाहते हैं आरक्षण की व्यवस्था को व्यापक बनाएं, निजी क्षेत्र में भी उसको लागू करवाएं, और यहाँ ये सामंती, कुलीन, ब्राह्मणवादी सोच के लोग आरक्षण को खत्म करने की, उस पर पुनर्विचार करने की बात कर रहे हैं। इस सोच से ये मुझे लगता नहीं मनोज झा कि आपकी बात से केतन पटेल हमारे साथ होंगे। केतन पटेल, अगले 30 सेकंड आपके हैं। क्या समाज के जो अगड़ा वर्ग है, आप क्योंकि पटेलों को आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आप उसके हिमायती हैं, आज के इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपके संगठन की क्या राय है? हमारा संगठन की ये राय है कि पहले जो आरक्षण दिया था कि कुछ जाति के लिए, कि कुछ बिछड़ी हुई जाति थी, लेकिन आज जैसे जैसे ज़माना में चेंज आ गया, आज हर एक कम्युनिटी के पास हर एक प्रकार के बिजनेस है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि सरकार को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर फिर से सोच के इसमें मॉडिफिकेशन होगा तो शायद ये अपना देश विश्व की महासत्ता बन सकता है। तो आरक्षण पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है देश की आर्थिक स्थिति में। फिर से आरक्षण पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो बात सरसंघ चालक ने भी कही। चंद्रभान प्रसाद साहब, आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रमुख की राय अलग अलग है? इस बहस को किस दिशा में आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए? देखिए, आरक्षण की वजह से मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूं। अब मेरे बच्चों को आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण में मुक्ति की ताकत है। लालू जी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, और पटेल लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पटेल लोग बोल रहे हैं हमारे इतने एमपी हैं, हमारे इतने एमएलए हैं, हम आरक्षण छीन लेंगे। लालू जी बोल रहे हैं हम अजगर हैं, हमारे मुंह में उंगली डालोगे तो हम काट लेंगे। आरक्षण सर विक्टिम सोशल क्लास को मेन स्ट्रीम करने के लिए लाया गया था। उसमें सांप, बिच्छू वगैरह कहीं नहीं थे, लाठी वाठी नहीं थी। 30 सेकंड आपके पूरे में लौटूंगा आपके पास। शक्ति सिंह गोहिल, आखिर में आप हैं, सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी आपकी है, क्या कहेंगे आज के इस पूरे आरक्षण कंट्रोवर्सी पर?
देखिए सुमित जी, पहली बात यह है कि आरएसएस और उनके बगल बच्चे सब एक ही है। उनके लिए ना एससी एसटी ना अपर कास्ट कोई लेना देना नहीं, खुद वोट और नोट की राजनीति करते हैं। कहते एक और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। अभी अभी मोदी जी जाके कह के आए कि आरएसएस का हमें मार्गदर्शन मिलता है और उस पथ पे हम सरकार चलाते हैं। और आज बीजेपी कहती है कि मोहन भागवत जी के साथ हम सहमत नहीं है। बहुत क्लियर उन्होंने कहा है कि शक्ति सिंह गोयल साहब, चलिए मेरे पूरे पैनलिस्ट हो गए। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं और अब डिबेट ओपन है, कोई भी बीच में इंटरप्ट कर सकता है। शक्ति सिंह गोयल, लेकिन कहां कहा सरसंघ चालक ने कि आरक्षण की प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए? मेरे पास वो पूरा इंटरव्यू है जो 5 जन में छपा है, आप चाहिए तो मैं शब्दशः पढ़ देता हूं। संविधान में जब से यह प्रावधान आ गया है तब से उसका राजनीति के रूप में प्रयोग किया गया है। हमारा कहना है कि एक समिति बना दो जो राजनीति के प्रतिनिधियों को भी साथ ले, लेकिन चले उन लोगों के साथ जो सेवा भावी हो तथा जिनके मन में सारे देश के हित का विचार हो। उनको तय करने दें कि कितने लोगों के लिए आरक्षण आवश्यक है, कितने दिन तक उसकी आवश्यकता होगी। कहां कहा सरसंघ चालक ने कि आरक्षण को बंद कर देना चाहिए? शक्ति सिंह गोयल। सुमित जी, देखिए मेरे पास भी पंचजन्य और इनका दोनों ऑर्गेनाइजर में आया हुआ स्टेटमेंट की कॉपी है। इनकी जो चाल होती है वो इसी तरह की होती है कि किसी एक कमिटी को, जैसे मोदी जी का एक गुजरात मॉडल था, वो ऐसी कमिटी बना देते थे कि जहां से जो चाहे वो निकल जाता था। इनका मंशा ही यही है कि देश में अब जो ख्वाब दिखाए थे वो काम नहीं हो रहा है, तो एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जाए कि जिससे फिर से देश में ऐसी बहस हो जाए कि असली इश्यू जो जिस बातों को लेके वो पावर में आए थे उनको लोग भूल जाए। और 2019 में आरक्षण के नाम पे लोगों के वोट बटोरने का एक बड़ा षड्यंत्र है। राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं। समित में आता हूं, राकेश सिन्हा। सुमित जी एक छोटा सा फैक्ट मैं रखना चाहता हूं। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि उड़ीसा के ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय में पीजी में जितने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट थे सभी वैकेंट रह गए। दूसरी बात, 2005 में जामिया मिलिया में 907 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सीट्स थे, उसमें 364 वैकेंट रह गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 9000 रिजर्व सीट में से 20% प्रत्येक साल खाली रह जाता है। तो आज जो बहस की बात है वह रचनात्मकता की बात है कि रिजर्वेशन को प्रोग्रेसिव टूल की तरह उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को कितना अधिकतम लाभ दें और कितने कम समय में वंचितों को आर्थिक सामाजिक मुख्य धारा में ले आएं। आरक्षण को अस्थायी स्तंभ बनाकर रखना किसी भी मैच्योर समाज के लिए, परिपक्व समाज के लिए, भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है कि हम पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देते रहेंगे। राकेश सिन्हा साहब, बीजेपी भी ये बात नहीं कह रही कि हम जो लोग समाज में आगे आ गए हैं, वंचितों को जो फायदा पहुंच गया है, बीजेपी तो उसको नहीं कह रही है। तो मैं चंद्रभान प्रसाद जी की बात से सहमत हूं और संघ उससे सहमत है कि जिन लोगों को लाभ मिला इस पर जब तक पुनर्विचार नहीं करेंगे कैसे वह आरक्षण और नीचे के लोगों तक जाए। और इस पर पुनर्विचार करने में, डिबेट करने में कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वामपंथी विचारक तो और लालू जैसे लोग जो बात तो अलग अलग जा रही है, समाज को तोड़ मोड़ कर बांट कर वोट सत्ता की राजनीति करते हैं, वे सरसंघ चालक के बयान। राकेश सिन्हा जी, यही बात तो केतन पटेल कह रहे हैं, यही बात हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि दोबारा विचार चलना चाहिए। तो इसका मतलब हार्दिक पटेल और आरएसएस की विचार सेम है। नहीं, आरक्षण में पुनर्विचार होना चाहिए। का खड़ा किया हुआ। नहीं, मैं जो कह रहा हूं, देखिए अभी चंद्रभान प्रसाद जी ने क्या कहा कि मुझे आरक्षण मिल गया, मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को नहीं मिले, दूसरों को मिले। यह क्या है? यह पुनर्विचार नहीं है तो और क्या है? आप इसका स्वागत नहीं करेंगे क्या? उन्होंने क्या कहा? आरक्षण मुक्ति का माध्यम है। और इस आरक्षण, इस शब्द को रेखांकित कीजिए, आरक्षण को मुक्ति का माध्यम बनाइए, आरक्षण को। लेकिन मनोज झा इससे मनोज झा आपके साथ नहीं है। मनोज झा विरोध कर रहे हैं आपकी बात का, आरजेडी। मनोज झा, देखिए सुमित भाई, मैं इस बहस को बहुत ही विशुद्ध मैं अपनी बात रख लूं सुमित जी। जी बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। चुनाव का मौसम है बिहार का, इसलिए बीजेपी भी परेशान है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि रविशंकर जी को खंडन करने के लिए आना पड़ा, नहीं तो हिम्मत नहीं है भाजपा के किसी नेता को कि सरसंघ चालक के बयान के खिलाफ जाए। पहली बात यह मानना होगा कि हम
आरक्षण के मामले में मैं अंबेडकर की बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि सामाजिक आर्थिक समानता हासिल करना ऐसा नहीं है कि आप 10 वर्ष का समय तय कर लेंगे, इसमें वक्त लगता है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। जो लोग भी ये समझते हैं कि आर्थिक पहलू को ले लीजिए, वो आरक्षण के मर्म को और भारतीय समाज के असमानता के लक्षण के जो स्रोत हैं उसको नहीं समझते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, नव उदारवाद के दौर में हम जी रहे हैं। आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप आरक्षण के दायरे को बढ़ाइए, निजी क्षेत्रों में ले जाइए, ताकि लोग एक समता मूलक समाज की परिकल्पना को जी संबित सकें। पात्रा। और मैं समझता हूं मीडिया संबित सबसे बड़ा उदाहरण है संबित पात्रा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, जहां अब तक डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है। जी मैं इसका एक खंडन करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है किस प्रकार आरक्षण इंटैक्ट रहना चाहिए, आरक्षण से लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, आरक्षण से पिछड़े लोग आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये हमने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी स्पष्टता से रखा है। मगर आरक्षण के कारण किस प्रकार की राजनीति होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार को नर्क बनाया और उसके बाद आज अपना उभरने का जो टूल है कि रिसरेट हो, फिर से वो खड़े हो, उसके लिए वो आरक्षण शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं अजगर बना रहे हैं, कहीं झूठ तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, केवल और केवल जातिगत राजनीति करके आरक्षण शब्द का अलीबाई यूज करके। नहीं संबित पात्रा आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। संबित पात्रा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्यों हुआ आज ऐसा कि सरसंघ चालक के बयान के बाद रविशंकर प्रसाद को शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्लैरिफाई करना पड़ा? वो तो खंडन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग, लेकिन मेरा साफ तौर पर कहना है, आपको लगता है कि ये मिसफायर हो गया, मिस कैलकुलेशन हो गया परिवार की तरफ से? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं, आपके पास पूरा इंटरव्यू भी है। ये पूरा इंटरव्यू दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि 25 सितंबर जो अभी आ रहा है उसके उपलक्ष्य में है। और वहां पे दीनदयाल जी का जो फंडामेंटल आइडिया था, इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद, उसके अंत्योदय फिलॉसफी के बारे में बात की गई है। अंत्योदय आखिर है क्या? अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति पे खड़ा है उसका उदय कराना। इससे बड़ी समरसता की बात और क्या हो सकती है? लालू प्रसाद यादव जी नए इस विषय पे बात कर रहे होंगे, मगर जनरेशन से आरएसएस जिस तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने की पैरवी करेगी बीजेपी की सरकार। वो अफर्मेटिव एक्शन जिसको बोला जाता है, निजी क्षेत्रों में आरक्षण। देखिए, हम अभी करंट रिजर्वेशन पॉलिसी में किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं है, उसके विषय में नहीं, इस प्रकार का अट्टहास लगाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने बिहार के लोगों के नारकीय जीवन को अंजाम दिया है, जो समाजवाद की बात करते हैं और चारावाद करते हैं, उनके डबल टॉक्स को एक्सपोज करने की आवश्यकता है। आप एक तरफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, रिसोर्सेज सब एक परिवार के पास जा रहा है, 950 करोड़ का फॉर्डर स्कैम करते हैं। अगर वो 900 करोड़ रुपए बिहार के एक बच्चे को मिलता तो आप सोचिए एक समाज के बच्चे उभर जाते। जवाब दीजिए। पिछड़े महादलित वर्ग के बच्चों के एजुकेशन हो जाता उसमें। जी मनोज जी जवाब दीजिए। चंद्रभान सुमित जी, शक्ति जी आ रहा हूं। सुमित जी मैं एक मिनट लूंगा, उससे भी कम। मेरा सिर्फ मानना है कि अक्सर जब गंभीर विषयों पे बात होती है तो भाजपा और संघ के लोग उसको अगंभीर अतार्किक चीजों पे ले जाते हैं। अगर बिहार को नरक बना दिया, 3 बार बिहार की जनता ने उस नरक को नहीं चुना। और गुजरात की हकीकत एक तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताई, आधुनिक नीरो जो प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी थी सर्वोच्च न्यायालय की, और दूसरे हार्दिक पटेल तो ये कहानी लेकर के घर घर घूम रहे हैं कि गुजरात में एक्चुअल में गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या था। रही समाजवाद की बात, समाजवाद के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है भाजपा को, इसलिए कि जब जब सामाजिक क्रांति का क्षण आया इस मुल्क में, इंक्लूडिंग 90 का, तो इंक्लूडिंग 90 तो भाजपा कमंडल लेकर के सामाजिक न्याय की मैं चाहूंगा, ठीक है हम मुद्दे पर हैं। शक्ति सिंह गोयल, चंद्रभान प्रसाद और फिर केतन पटेल। शक्ति सिंह गोयल, क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देखिए सुमित जी, मैं 2 बातें करना चाहता हूं। एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये कह रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जी कि हम जाति आधारित बात नहीं करते। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है
कि मोदी जी 10 साल तक गुजरात में कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूं। वो तो ये कहते रहे मोड ज्ञाति जो है बड़ी अपर कास्ट है, उनके कम्युनिटी का हूं, ऐसा करके उनके अखबारों में, उनके मैगजीन में आते रहे। और जब देश में जरूर पड़ी कि अब ओबीसी के नाम पे वोट मिलते हैं तो मोदी जी ओबीसी बन गए, जाति आधारित के नाम पे वोट बटोर लिए। अब जो कहा था वो नहीं कर पा रहे हैं तो मोहन भागवत जी के जरिए बुलवाते हैं कि अब हम इसका रिव्यू करेंगे, एक कमेटी बिठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। केतन पटेल, इस देश को किस केतन और ले जा रहे पटेल, नाउगा राकेश जी हो? आपने आपके जो पास। प्रॉमिस किया था 15 लाख आ जाएंगे, ठीक है 100 दिन में केतन यूं कर पटेल, दूंगा, वो आप कर गुजरात दूंगा, में हैं, पाकिस्तान को जो बात ठीक कर शक्ति दूंगा। सिंह गोहिल तो कह रहे सारी हैं चीजें फेल नरेंद्र हुई है। मोदी जी के सब बारे इस में तरह से एज ए नहीं कि मुख्यमंत्री, नया एज ए एक्सपेरिमेंट, प्रधानमंत्री, जो क्या एक्सपेरिमेंट आपके मैं संगठन मानता ये हूं बात कि बहुत मानता है महंगा केतन पड़ेगा। पटेल? इस देश को नुकसान भुगतना पड़ेगा अगर इस बात पे चलेंगे। सुमित जी, केतन पटेल, मैं आ रहा हूँ राकेश जी माता, राकेश जी देखिए, माता। देश में कांग्रेस की देश में कई साल कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार भी अभी है, लेकिन ये सब जितने भी है राजनेता है, जब राजनीतिक पार्टियां है, वो आरक्षण के मुद्दे पे अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसे डिबेट में समाज के जो जिसको जरूरियात है, जो बिछड़े हुए लोग हैं, उनको लाके कभी सुनिए कि आरक्षण की क्या जरूरत है, कैसे जरूरत है। क्योंकि ये जो है राजनीतिक बातें, जहां जब पार्टी अपोज में होती है तो उनकी कुछ अलग होती है, और जब सत्ता पे आती है तो उनकी बातें कुछ अलग हो जाती है। चंद्रभान प्रसाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब तक तो मैं यही समझता रहा कि आरक्षण उनके लिए बना है जिसका रास्ता जाति समाज ने रोका है। जब 1854 में मैकाले की शिक्षा पद्धति आई और दलितों को भी एडमिशन का अधिकार मिला तो पूरे देश में इसके खिलाफ दंगे हुए। जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि गुजरात में किस जाति, किस व्यक्ति, किस समाज की इतनी हिम्मत है कि एक पटेल का रास्ता रोक दे स्कूल जाने से? जो कुछ भी गुजरात में है अगर आपका नहीं है तो पटेल का है। और उनके लीडर गन की बात करते हैं, इंग्लिश की बात नहीं करते। लालू जी बोलते हैं हम अजगर हैं, चबा जाएंगे। तो जो नई जनरेशन है जो शहरों में पैदा हुई है उसको मालूम होना चाहिए कि दलित और आदिवासी अलग समाज है। बिल्कुल, इनका आरक्षण आर्गुमेंट पर मिला है। ओबीसी में जो किसान ओबीसी हैं वो तो आर्थिक आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो यही strong सामाजिक लोग आरक्षण हैं। चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि भारत में व्यक्ति का अस्तित्व और स्थान जाति के आधार पर है। राकेश सिन्हा साहब, आप बोलना चाह रहे थे? राकेश सिन्हा साहब, देखिए, एक बात मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बता दूं। जिस अंबेडकर को उद्धृत करते हैं, जरा याद करें इतिहास को। उस अंबेडकर को जीवन के अंतिम समय में लोकसभा जाने से किसने रोका? कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने। और अंबेडकर की पत्नी का वो नैरेटिव पढ़ लीजिए, किस प्रकार से अंबेडकर उसके कारण करते हो? वो जीवन के बाबा अंतिम साहेब क्षण में अंबेडकर दुखी थे थे। जो हाँ, कांग्रेस इसलिए की को सरकार में लॉ कोई- मिनिस्टर बने। कांग्रेस के वो पास कांग्रेस कोई तर्क पार्टी नहीं है, थी जिसके लिए कांग्रेस के बाबा पास साहेब कोई तर्क अंबेडकर नहीं है। ने संविधान आप चिल्लाइए सभा मत, में कहा है, आप चिल्लाइए मत, मेरी बात कांग्रेस सुनिए। की अरे जब डिसिप्लिन जब थी तर्क तो कि सुनिए। मैं इतना संविधान आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। क्या आप बात जब बोल रहे थे है? मैं नहीं बोल रहा था। शक्ति जी, सुमित शक्ति जी, को सुन शांति लीजिए। दीजिए, तो सुनने की आदत डालिए। सच पे तो शक्ति जी, बोलिए। शक्ति अरे सिंह शक्ति गोहिल, सिंह जी, ये शक्ति सिंह जी, ये क्या 10 बात जनपद करते नहीं हैं? है। शक्ति सिंह ये गोहिल, उसका सुनिए सलाह आप, नहीं है। शक्ति सिंह गोहिल, मेरी बात शक्ति सिंह गोहिल, वर्षों तक इस देश शक्ति झंडे सिंह को गोहिल, नहीं माना। वो मैं आपका समाज की ऑडियो, संस्कृति की बात शक्ति कर रहा सिंह है। गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, सभा के सुनिए प्रस्तावों को सुनिए, देख लीजिए। वो आपकी बात सुन रहे थे संघ राकेश के सिन्हा। प्रतिनिधि सभा के बाबा प्रस्तावों साहब को जब देख अंबेडकर का लीजिए। नाम लेने जिन का लोगों को RSS पढ़ने को की आदत अधिकार नहीं ही है, नहीं है। विमर्श करने की आदत इनको नहीं तो है, ये सिर्फ चिल्लाते जातियों के हैं पास और राजनीति इनका करते शोषण हैं। किया है आरक्षण और राजनीति वही का विषय नहीं वृत्ति, है। वही आरक्षण मानसिकता दलितों, RSS वंचितों की को आज भी है रास्ता कि मुक्ति पिछड़ा दिलाने हुआ का वर्ग माध्यम है, है। वो इनकी सेवा करता ठीक है। है। अरे कौन सी मजदूरी मानसिकता करता की है, बात शक्ति कर सिंह रहे हैं? गोहिल, अंबेडकर को करते कुचलने शक्ति वाला सिंह कौन था? गोहिल, जब पंडित जवाहरलाल शक्ति नेहरू। सिंह गोहिल, अंबेडकर को लोकसभा में जाने वाला, अंबेडकर को लोकसभा में पहुंचने से रोकने का काम कांग्रेस और नेहरू ने किया। अरे आपको उन्हें चुनाव अधिकार ही हराने नहीं के है। लिए राकेश सिन्हा, चुनाव शक्ति करने सिंह का। गोहिल, एक मिनट, 3 बार गए। एक आपने मिनट, उनकी संबित पात्रा, विचारधारा से अलग किया। संबित पात्रा आपको लास्ट पता कमेंट दूंगा, आपकी रूलिंग पार्टी है। वही है संबित, शक्ति सिंह गोहिल, शक्ति सिंह गोहिल, नहीं, मैं आपको हाईजैक नहीं करने दूंगा। शक्ति सिंह गोहिल, राकेश सिन्हा की बातें काटी जाएं। मैं सीधे संबित पात्रा से एक सवाल पूछ रहा हूं। संबित पात्रा, क्या आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण का पैमाना तय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या है आपकी पार्टी, आपकी सरकार की राय? संबित पात्रा, मुझे वाइंड अप करना है।
पार्टी और सरकार की जो राय है, आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े स्पष्टता से कहा कि हम लोग किसी प्रकार से वर्तमान की जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की उसको रिविजिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसा है वैसा ही रहेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। मगर ये जो कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, आप इनकी बौखलाहट देखिए, इनको सिर्फ सत्ता में बने रहना है, सत्ताच्युत होते ही ये एक तिनका मेरे पास वक्त आया हो रहा है, मुझे मनोज झा से कमेंट लेना है। शक्ति सिंह जी, रविशंकर प्रसाद जी कुछ मनोज जी एक लास्ट 10 सेकंड आपके पास। मनोज झा लास्ट 10 सेकंड आपके पास। तबियत खराब कर रहे हैं। मनोज झा ऑन द स्क्रीन, मनोज झा ऑन द स्क्रीन। मनोज झा बोलिए, लास्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड। सुमित जी बस सिर्फ इतना कहता हूं, बिहार का चुनाव हम जीते या हारें, ये जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वंचित समाज के प्रति, आरक्षण और सामाजिक न्याय के विस्तारीकरण की, और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। मेरे पास कुछ पैनलिस्ट बने रहेंगे डिबेट नंबर 2 में भी, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन कुल मिलाकर आज हमारा बहस इसी मुद्दे पर था। डिबेट नंबर 1 हम तो पूछेंगे कि क्या आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण होना चाहिए। हजारों की संख्या में आपके जवाब मिले हैं, और जो जवाब है उसके नतीजे हमको कहते हैं SMS पोल के जरिए 88% लोग, 88% लोग कह रहे हैं हाँ आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण होना चाहिए। यानी IBN 7 का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा दर्शक वर्ग आर्थिक आधार पर आरक्षण का हिमायती है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी डिबेट नंबर 2 की, लेकिन उसके पहले जाने के पहले रेड FM के श्रोताओं से भी हमने आज ये आरक्षण पर सवाल पूछा था। क्या कहना है इलाहाबाद के श्रोताओं का, बता रहे हैं RJ गोविंद। सुपर हिट्स 93.5 रेड FM से मैं हूं RJ गोविंद, संगम नगरी इलाहाबाद से। गुड इवनिंग आप सबको। एंड आज हम तो पूछेंगे का सवाल जो कि हमने इलाहाबाद में लोगों से पूछा था कि क्या देश में आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। तो कृतिका ने गोविंदपुर से, अल्लाहपुर से अभिलाष ने, और तेलियरगंज से सुनीति ने हमको बताया कि आरक्षण समाज के उन लोगों के लिए एकदम सही है जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। आरक्षण जात पात या फिर समाज पिछड़ेपन के आधार पर नहीं होना चाहिए।